स्टार्ट करो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ऑलरेडी इसके ऊपर बात हो चुकी है, पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर्स बोलता हूं, फोर्सेस बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज वेक्टर भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। ये पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ फोर्सेस जो बेटा बड़े काम की चीज है, मतलब ऐसे ऐसे जगह फिट हो जाएगा, चुटकियों में आंसर निकल जाएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट भी मैं एक बार और बता दूं, जैसे कि एक फोर्स P है बच्चा, एक दूसरा फोर्स Q है और इनके बीच में एंगल थीटा, और बोलते कि दोनों फोर्सेस का जो ये वेक्टर P मान लो, इसको वेक्टर Q मान लो, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। ये लेंथ जो है ना ये मैग्नीट्यूड रहती है और ये एरो जो है ना डायरेक्शन रहती है। लेंथ जो है ना मैग्नीट्यूड रहती है, एरो जो है ना डायरेक्शन रहती है। सो मान लो ये P और Q दो वेक्टर्स है भाई, ये P और Q दो वेक्टर्स है, इनके बीच में का एंगल थीटा है, इनके दोनों का भी रिजल्टेंट निकालना है। हमेशा जरूरी नहीं कि दो वेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही रहेंगे। 90 डिग्री पर जब रहते तो बात ही हिस्सा ही खत्म हो जाता है, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से √P² + Q² करके आंसर निकल जाता है। बट जरूरी नहीं है, कभी कभी एंगल थीटा कुछ भी रह सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी। उस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने का। ये वाला फंडा जो है आपको फिजिक्स का आखिरी चैप्टर पढ़ने तक काम में आएगा। हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है, ध्यान में रखो। मतलब आप ये मत सोचिए कि बाद में सर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ने वाले, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले, या फिर मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले। सर क्या क्या बोल रहे। ये जो सारे चैप्टर के नाम बेटा मैं जो ले रहा हूं वो पूरा मतलब एक प्रकार का एडवांस फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। ये सारे चैप्टर के नाम मैंने लिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मैंने सारे चैप्टर के नाम लिए। लेकिन चाहे भलाई तुम कितना इलेक्ट्रिकल पढ़ लो, चाहे तुम भलाई कितना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर पढ़ लो, लेकिन सभी चैप्टर में एक चीज की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। इसलिए फिजिक्स में दिक्कत क्यों आती है, फिजिक्स में टीचर को भी दिक्कत क्यों आती है, आपको मैं बता रहा हूं। फिजिक्स में दिक्कत यह आती है कि किसी की अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो रही है तो उनको पेपर 2 वाले जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, वो अच्छे जम जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का मैकेनिक्स वीक रहता है, क्योंकि मैकेनिक्स तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। तो मैकेनिक्स ही पूरा फिजिक्स में, चाहे तुम कोई भी चैप्टर पढ़ो। और फिजिक्स के पेपर 1 में तो बहुत सारे चैप्टर मैकेनिक्स के हैं। किसी का सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया रहता है तो वो टीचर आराम से मैकेनिक्स वाला पेपर 1 अच्छा पढ़ा देता है फिजिक्स का। पेपर 1 यानी एनसीईआरटी में का 11th का सिलेबस अच्छा पड़ेगा। लेकिन एनसीईआरटी का 12th का जो सिलेबस है वो उसका वीक रहेगा, क्योंकि वो बेसिकली सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट वीक रहता है और ये पेपर 1 वाला पार्ट स्ट्रांग रहता है, पेपर 2 वाला वीक रहता है। किसी किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हुआ है तो वो ये वाला पार्ट अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन उसका मैकेनिक्स वाला पेपर 1 यानी एनसीईआरटी का 11th का सिलेबस वीक रहता है। कोइंसिडेंटली, फॉर्चुनेटली बेटा मुझे ऐसे कुछ पढ़ने को मिल गया फॉर्चुनेटली कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है बी और एमटेक भी हुआ है मेरा इलेक्ट्रिकल में, मतलब बी इलेक्ट्रॉनिक्स और एमटेक इलेक्ट्रिकल, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एमटेक इलेक्ट्रिकल पढ़ने को मिल गया भैया, भगवान की दुआ से, माँ बाप की मतलब आशीर्वाद से पढ़ने को मिल गया। और साथ साथ में हुआ ऐसा ना कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, जो कि मुझे लेने नहीं दिया था घर के लोगों ने। तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद पूरे 8 साल सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस ली। तो इसलिए मुझे मैकेनिक्स पढ़ाने का मौका मिल गया 8 साल तक। मतलब मुझे पेपर 1 जो है 11th का एनसीईआरटी का सिलेबस भी मेरा बहुत यूनिवर्सिटी टॉपर लाने से लेके तक मैंने सारे रिजल्ट ब्रेक करने से लेके सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एजुकेशन दिए, यानी ये पोर्शन भी मेरा अच्छे से पढ़ने को भगवान की कृपा मिल गया। और पेपर 2 तो मेरा खुद का एजुकेशन ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसलिए मुझे ये ध्यान में आया कि चाहे तुम कुछ भी पढ़ लो, मैकेनिक्स बड़ा परफेक्ट चाहिए, और तुम्हारी कोर ब्रांच तो परफेक्ट चाहिए, कोर ब्रांच परफेक्ट चाहिए। लेकिन मैकेनिक्स इज द बेसिक्स ऑफ ऑल, मतलब सारे चैप्टर का बेसिक है। सो अभी देखो ये जो पढ़ रहे हैं ना अभी फिलहाल, वो सारा मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। ये जिसका स्ट्रांग रहेगा वो कोई भी लेवल का प्रॉब्लम को छू पाएगा, टच कर पाएगा। सो अभी देखिए ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है, इनके दोनों का रिजल्ट निकालने का तरीका मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये बताया था कि इसकी पैरेलल लाइन यहाँ पे निकालो, 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 ये पैरेलल लाइन यहाँ पे निकालो, ये पैरेलल लाइन यहाँ पे निकालो। पैरेललोग्राम सेट हो गया। पैरेललोग्राम जैसी सेट हो जाएगा, एक उसका डायगोनल निकाल दो बेटा, डायगोनल निकाल दो। ये डायगोनल हो गया यार, डायगोनल थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है। इनके दोनों के बीच में क्या एंगल का नाम थीटा था, और ये उनका दोनों का रिजल्टेंट है।
ये उनका दोनों का क्या है, तो रिजल्टेंट है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट क्या है, द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स बोलता हूं मैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर स्टेट्स दैट, तो मैंने यहां पे लिखता हूं इट स्टेट्स दैट टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, मैं लिखना पड़ेगा, आपको भी लिखना पड़ेगा, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू adjacent sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram representing the two vectors in magnitude and direction, then the diagonal passing through, then the diagonal passing through, their point of intersection, then the diagonal passing through their point of intersection, ये इसकी पैरेलल यहाँ पे, इसकी पैरेलल यहाँ पे, यानी ये point of intersection हो गया, then the diagonal passing through their point of intersection, दोनों वेक्टर का ये भी तो point of intersection ही है, then the diagonal passing through the point of intersection represents, ये क्या represents their resultant in magnitude and डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ये दो वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, तो ये उनका रिजल्टेंट है, जो कौन कर रहा है एक्सप्लेन, डायगोनल पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उन दो वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो वो डायगोनल जो पास कर रहे हैं पैरेललोग्राम में से, वो डायगोनल उनकी दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। ये सिंपल सा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ये मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो इसको मैं मिटा रहा हूं। लेकिन अब आपको क्या करना है, पी और क्यू का फॉर्मूला डिराइव करना है, मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है। रिजल्ट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, एकदम शॉर्टकट में डिराइव करने वाला, इधर ध्यान दो, शॉर्टकट में डिराइव करो, थोड़ी सी डायग्राम फ्रेश निकालूंगा, थोड़ी सी फ्रेश डायग्राम निकाल के शॉर्टकट में डिराइव करूंगा। ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये उसके बीच में क्या एंगल थीटा, इसको पैरेलल लाइन यहां पे निकाली, इसको पैरेलल लाइन यहां पे निकाली, ये दोनों के बीच में से यहां से गया उसका रिजल्टेंट। अब सुन ले भैया, अब सुन ले, अब क्या करना है, मान लो ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ये वाला जो ट्रायंगल, ये देखो पैरेलल लाइन यहां पे फिर से अच्छे से निकाल दो। ओके, अब सुन ले क्या करना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अब यहां पे क्या करना है आपको, ये ओ, ये ए, ओ ए और ये ओ बी, ये ओ ए, ये ओ बी और ये ओ सी, यहां से डालना एक परपेंडिकुलर। याद रखना, ज्यादा डिटेल में बहुत लिख कर नहीं दूंगा, तो समझा दूंगा, बिकॉज हमें एंट्रेंस के भी काम में है, और जो बच्चे बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, बुक में से स्टेप वाइज उनको मिल जाएगा। यहां से परपेंडिकुलर डालना, कहां पे डालना परपेंडिकुलर, ऑन द एक्सटेंशन ऑफ ओ ए, ऑन द एक्सटेंशन ऑफ ओ ए। ओए वाला जो वेक्टर उसको एक्सटेंड करो, और उसके एक्सटेंशन पे ऊपर से परपेंडिकुलर डालो, पॉइंट डी मिलेगा। ओए के एक्सटेंशन पे ऊपर से परपेंडिकुलर पॉइंट डी मिलेगा। और ऐसा होने के बाद सुनो, ये एंगल कौन बताएगा, ये एंगल बहुत आप बताओ कौन बताएगा। मान लो कि ये दो वेक्टर के बीच में का एंगल थीटा था, और ये रिजल्टेंट जो तैयार हुआ, सुन लेना पड़ेगा ध्यान से मैं क्या क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे गड़बड़ होती है, यहाँ पे गड़बड़ होती है। ये हो गया दो वेक्टर के बीच में का एंगल थीटा, लेकिन ये पैरेललोग्राम बनने के बाद जो रिजल्टेंट मैंने निकाला, ये रिजल्टेंट का एंगल जो है ये पी के साथ, उसका नाम मैं अल्फा रखने वाला हूं, रिजल्टेंट का नाम मैं अल्फा रखने वाला हूं। मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच में का एंगल तो थीटा है, लेकिन पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो मैंने रिजल्टेंट निकाला, उस रिजल्टेंट का एंगल जो है ये वाला, इनको रिजल्टेंट का जो एंगल है ये वाला, वो अल्फा है। तो कौन बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा की थीटा, कौन बताएगा अल्फा की थीटा, बोलो भैया, ये वाला एंगल कौन बताएगा, अल्फा की थीटा।
अल्फा की थीटा। अनुश्री सही है, नयन गलत है, स्माइली सही है, चेतन सही है, अश्मित सही है, प्रथमेश गलत, अर्पित सही है, हिमांशु गलत। भैया आंसर देते जाओ, गलती होने दो, गलती होने दो, क्यों ऐसा शर्माते हो। शुभम सही है, उन्नति गलत। कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम लेके बता रहा हूं गलत से, तो उससे क्या हो जाएगा यार। जो लोग मतलब ना, ईशांत गलत, आयुष गलत, ठीक है। सो कोमल गलत, दीप्ति गलत। यार ऐसा कैसे करो, बाकी लोग आंसर ही नहीं देते, बाकी लोग कहाँ गए, उनको गलत होने का डर लगता, पता नहीं क्या होता है। अरे होने दो यार गलत, क्या फर्क पड़ता है यार, होने दो यार गलत, क्या फर्क पड़ता बेटा, क्या फर्क पड़ता। चलो सुनो 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 यार, क्या होता है ना यहाँ पे, क्या होता है ना, ये थीटा दिखा है, ये अल्फा दिखा है ना, तो ये वाला पता नहीं एंगल को ना बहुत से लोग अल्फा समझते हैं, उनको लगता है ये इतना दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है। अरे भैया ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है यार, टिचक टिचक, ये दो पैरेलल लाइन है, टिचक टिचक, इसके बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ऐसी, तो भैया ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हारा सेम रहता। कोमल कोमल दीप्ति बेटा क्यों चकमा खा गए, यहाँ पे ध्यान दो। ये दो पैरेलल लाइन अगर है तो उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, तो ये दो एंगल सेम रहते हैं। तो भैया ये वाली लाइन के साथ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा ना। ये बीच में से जो जा रहा है, ये बीच में से जो लाइन जा रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा क्या, ये वाला एंगल और ये सेम रहेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा। मतलब ये थीटा और ये थीटा सेम है बेटा। समझ में आया कहां पे चकमा आ गया, कहां पे गड़बड़ कर दी, समझ में आया। तो ये थीटा है, तो ये थीटा, ये अल्फा की स्टोरी बाद में बताऊंगा क्या है। चल अभी तो इतना हो गया, अब सुन ले इधर, मैं एकदम शॉर्टकट में निपटाने वाला एक्सप्रेशन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देख इसको मैंने पी निकाला था, इसको मैंने क्यू बोला था, बाद में इसकी पैरेलल लाइन यहां पे निकाले टिक 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 टिक, इसकी पैरेलल लाइन यहां पे निकाला टक 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 टक। मतलब ये क्यू है, ये क्यू है, तो ये भी क्यू है, ये क्यू है तो ये भी क्यू है, ये क्यू है तो ये भी क्यू है, मतलब ये तुम्हारा क्यू ही है। मतलब ये क्यू है तो ये क्यू है, ये क्यू है तो ये क्यू है, सही बात है। अगर ये क्यू है, ये क्यू है, सही है ना, ये क्यू है तो ये क्यू है, ये क्यू है तो ये क्यू है, सही है नहीं, पैरेलल लाइन निकाली दो। अब सुन, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल तेरे को दिख रहा है क्या, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिख रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको तेरे को मालूम है तो साइन थीटा का फार्मूला और कॉस थीटा का फार्मूला में क्या लिख सकते हो बोलो। साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है तुम्हें, एसीडी एसीडी और एडीसी बोलो लगे तो, एसीडी ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, एडीसी जो दिख रहा है तुम्हें, इस ट्रायंगल एडीसी में मुझे कौन बताएगा साइन थीटा इज इक्वल में क्या लिखूं। साइन थीटा इज इक्वल में क्या लिखो, साइन थीटा इक्वल अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी CD अपॉन Q, CD अपॉन Q, CD अपॉन Q। सो देयरफॉर CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा आएगा, देखो CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा आएगा, CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा आएगा। मतलब यहां पर ये जो CD है, ये CD है, इसकी वैल्यू, ये CD की वैल्यू बेटा, ये CD की वैल्यू आ गई तेरी, CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा, यानी ये है Q साइन थीटा, Q साइन थीटा। आज के बाद याद रखना है कि अगर Q अगर हाइपोटेनियस है, कोई भी अगर हाइपोटेनियस अगर आपको पता है तो थीटा के अपोजिट साइड को आप क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। अगर ये थीटा पता है तो थीटा के अपोजिट साइड को क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस Q इंटू साइन थीटा। तो ये तुम्हारा है Q साइन थीटा। उसी तरीके से बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा पता, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, 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 ये तुम्हारा ए पॉइंट है ना, OA, ये ए पॉइंट है, एडजेसेंट यानी एडी अपॉन क्यू, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडी अपॉन क्यू, एडी अपॉन एडी अपॉन क्यू, एडी अपॉन क्यू, एडी अपॉन क्यू, एडजेसेंट। देयरफॉर एडी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, एडी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू कॉस थीटा, एडी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, फास्ट हो रहा है भैया, समझ में आ रहा है, फास्ट हो रहा है। सो AC का फार्मूला, CD का फार्मूला तेरा क्या आया, अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड का फार्मूला तेरा क्या है, Q साइन थीटा, और थीटा के एडजेसेंट साइड का तेरा फार्मूला क्या आया, Q कॉस थीटा। यहां पे लिखता हूं Q कॉस थीटा, और यहां पे हमने क्या लिखा, Q साइन थीटा। समझ में आ गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल में के दो साइड्स मिल गए तेरे को, राइट एंगल ट्रायंगल में के दो साइड तेरे को मिल गए, Q cos थीटा, Q sin थीटा। यार ये छोटे बच्चों जैसा काम मत करो, अभी तुम बड़े बच्चे हो गए, अभी ने डायरेक्टली दे दिया हाइपोटेनस की एडजेसेंट साइड थीटा की, हाइपोटेनस अगर दिया तो थीटा की एडजेसेंट साइड का आंसर क्या रहेगा, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, और थीटा के अपोजिट साइड का आंसर तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, तो हाइपोटेनस इनटू sin थीटा। एडजेसेंट साइड का रहेगा Q इन sin हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, शायद मैंने गलत बोल दिया था, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, और अपोजिट साइड का आंसर रहेगा हाइपोटेनस इनटू sin थीटा। इसके बाद डायरेक्टली ध्यान में रखो। चलो ये सब मैं मिटाऊंगा, ये सब मैं मिटाऊंगा, या चलो यार स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ता हूं आपको टाइम। Q cos थीटा और ये तुम्हारा हो गया Q sin थीटा। चलो भैया मिल गया।
अब इधर ध्यान दो, ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, फिर CD इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा हो गया, और cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, और फिर वो एडजेसेंट का आंसर क्यू cos थीटा हो गया। यहां पे मैंने क्यू cos थीटा लिख दिया, यहां पे मैंने क्यू साइन थीटा लिख दिया। मुझे लगता है बात यहां तक समझ में आ गई, कुछ समझाने लायक नहीं थी, बहुत आसान सी चीज थी। अब क्या करना है, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर प्रोसेस हो गई, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर इतनी बात कर दी हमने, इतनी बात कर दी, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल से मैंने जो करना था वो कर दिया। अब बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है ओडीसी, ओडीसी ओडीसी ओडीसी, देखो 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 डायग्राम में देखो, ओडीसी दिखा क्या, ओडीसी सबको दिखा क्या, ओडीसी ओडीसी, अरे भैया ओडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस ओडीसी दिख रहा है। बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपल में आपको क्या करना है भैया, सिंपल में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, बात खत्म, एक्सप्रेशन तैयार। बोल, बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में तेरे को क्या करना है, याद रखना, अगर 11वीं के एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन है, पाइथागोरस लगा देना, स्माइली एकदम सही, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, लगा पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, सही है। ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ये मैं अच्छे से लिखता हूं, ओडी स्क्वायर प्लस 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 सी डी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। भैया ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दिया। बाद में मैं क्या कर रहा हूं, ओसी स्क्वायर, ये ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर रहा हूं, देखो ओ ए प्लस एडी का होल स्क्वायर, ओडी यानी क्या है, तो ओ ए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी, OA प्लस एडी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओडी यानी क्या, ओडी यानी क्या, तो OA प्लस एडी, OA प्लस एडी का होल स्क्वायर, एंड प्लस यहां पे क्या है, तो यहां पे है तेरा CD स्क्वायर। क्लियर है, ओडी के जगह मैंने क्या डाल दिया, OA प्लस एडी डाल दिया, OA प्लस एडी। नाउ लेट अस सी हियर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस एडी का होल स्क्वायर करो, OA प्लस एडी का होल स्क्वायर करें, A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर होता है, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर होता है, OA प्लस एडी का होल स्क्वायर करूंगा तो OA का स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA इंटू एडी, ट्वाइस दिस इंटू दिस, प्लस AD का स्क्वायर एंड प्लस CD का स्क्वायर, OA प्लस एडी का स्क्वायर है ना, OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA AD प्लस एडी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, और लास्ट में ये CD स्क्वायर। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, OC स्क्वायर, ये जो है तुम्हारा OC स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं, देखो OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA AD, ये ट्वाइस OA AD, और उसके बाद में क्या लिख रहा हूं यहां पे, देखो एडी स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी यहां पे लिख रहा हूं प्लस में मैं लिख रहा हूं AC स्क्वायर, यानी कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ऐसे कैसे जादू हो गया भैया, जादू देख OA स्क्वायर ट्वाइस OA AD, और ये दोनों के बदले मैंने ये लिख दिया, तो ये कहां से आया, तो तू डायग्राम में खुद चेक कर ले भाई, डायग्राम में तू खुद चेक कर ले कि आखिरी के दो टर्म वो AC स्क्वायर से कैसे रिप्लेस हो गई। समझ में आया क्या, डायग्राम से कौन बताएगा कि समझ में आया नहीं यार, अरे बहुत सिंपल है यार। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर चेक करो डायग्राम में, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर डायग्राम में चेक करो, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। आया नहीं आया, उन्नति समझ में आई बात, यस। अब आगे चलो भैया, हो गया मेरा एक्सप्रेशन खत्म होने जा रहा है, मेरा एक्सप्रेशन खत्म, ये मिटा रहा हूं मैं, इतना मिटा रहा हूं। अब OC डायग्राम में देख कौन है, OC ओम समझ में आया ना, और OC डायग्राम में देख कौन है, कौन फटाक से टाइप करेगा, बोल, एक किच लेटर टाइप कर रहा है, OC डायग्राम में कौन है चेक कर, हु इज OC इन द डायग्राम, एक सेकंड में बता, एक सेकंड में, यस वेरी गुड चेतन, OC इज नथिंग बट योर R, OC इज नथिंग बट योर R, OC इज नथिंग बट योर R, सो इसको मैं R लिख रहा हूं, R स्क्वायर, OC स्क्वायर है R स्क्वायर, OC स्क्वायर है R स्क्वायर, ओके भैया, ओके। चलो इधर ही इसके नीचे ही लिखता हूं, अच्छा रहेगा, R स्क्वायर। OA कौन है डायग्राम से चेक कर, OA कौन है डायग्राम से चेक कर, वेदांत सेजल श्यामली, OA कौन है डायग्राम से चेक कर, वेदिका OA कौन है डायग्राम से चेक कर, OA यानी तेरा P है, यानी ये जो लेंथ है तेरा मैग्नीट्यूड ऑफ P होगा, सही है, ये लेंथ है तेरा मैग्नीट्यूड ऑफ P होगा, ओनली मैं उसको P बोलता हूं, ओके, यानी OA स्क्वायर यानी P स्क्वायर, सॉरी यहां पे लिखना था बेटा अपने को, यहां पे लिखेंगे OA स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA ने फिर से P, OA नहीं है फिर से P, AD डायग्राम से देख के बता, AD कौन है,
डायग्राम में से देख के बता एडी कौन है, डायग्राम से देख के बता एडी कौन है। क्यू कॉस थीटा है, क्यू कॉस थीटा पहले बना के रखा था हमने, क्यू कॉस, वेरी गुड, क्यू कॉस थीटा है। और एसी स्क्वायर ने कौन है, आखिरी में बचा हुआ एसी स्क्वायर जो है वो कौन है, डायग्राम से चेक करके बाद एसी कौन है, डायग्राम में से एसी कौन है, सो क्यू है, सो क्यू है, तो ये आ गया तेरा क्यू स्क्वायर। इसको आज के बाद आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ करेंगे, बिकॉज ये आर का स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अच्छे से याद रखना, इतने स्पीड में याद रखना इसको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये आपको रात को 2 बजे भी किसी ने उठा के पूछा तो भी आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 3 बजे नहीं आना चाहिए, सर आपने बोला था रात को 2 बजे आना चाहिए, 3 बजे नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा बेटा। आर इज इक्वल टू अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ऐसा फास्ट याद चाहिए, क्योंकि ये न जाने कितने चैप्टर में फिजिक्स के आखिरी तक सिलेबस खत्म होने तक कितनी बार यूज होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, बोल मेरे साथ, आर इक्वल्स टू अंडर ऑफ, क्या बताया मैंने, आर इक्वल टू अंडर ऑफ, क्या बताया, अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, अपने घर से जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो, मैं बोल रहा हूं बोलो तो बोलो, क्योंकि नहीं तो ये आपका याद नहीं रहेगा, बड़ी आफत आ जाएगी। बोलो आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। बोलो आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। लर्न हुआ क्या, यस लर्न हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें हमेशा काय का आंसर देगा, तो पी और क्यू जो वेक्टर है, जो एंगल सेपरेटेड था थीटा से, थीटा वाला एंगल से सेपरेटेड 2 वेक्टर थे पी और क्यू, इनका ये वेक्टर जो आर का जो आंसर बनाया हमने अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, ये उन दोनों के रिजल्टेंट की क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ये उन दोनों की क्या बताएगा, तो मैग्नीट्यूड बताएगा भैया, मैग्नीट्यूड बताएगा। अब इधर सुन, अब इधर सुन, मजे की बात सुन। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, मतलब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसकी वैल्यू निकल गई 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 50 न्यूटन, व्हाटएवर, उसकी डायरेक्शन भी रहेंगी। अब वो डायरेक्शन क्या है, देख इधर डायरेक्शन, मान ली ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर तेरा क्यू है। अब इन दोनों का ये पैरेललोग्राम बनाया, और दोनों का पैरेललोग्राम बनाने के बाद ये उसका रिजल्टेंट आया। ये लेंथ क्या बता रही, मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन ने ये एक वेक्टर के साथ बना हुआ ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा जो है उनके दोनों के बीच में आने वाले रिजल्टेंट की क्या है, ये डायरेक्शन है, कितने डिग्री पर रिजल्टेंट है। ये डायरेक्शन बदल सकती है अगर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू की वैल्यू बदली। जैसे कि देख, वेक्टर पी की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, यानी वेक्टर पी की लेंथ मैंने बढ़ा दी, वेक्टर पी की लेंथ मैंने बढ़ा दी, वेक्टर पी की लेंथ मैंने बढ़ा दी। अगर वेक्टर पी की लेंथ अगर मैं बढ़ा देता हूं तो अब इसको पैरेलल यहां पे ऐसा आएगा, इसको पैरेलल ऐसा आएगा, इसको पैरेलल ऐसा आएगा। अब ये नया पैरेललोग्राम अगर बन गया तो यहां से रिजल्टेंट इधर चला गया। अब आप ही देख, इधर चला, मैं इधर चला, अब देख रिजल्टेंट यहां पे आया, इसका नया अल्फा इतना आया। मतलब देख, पहले ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये मैंने पी बदल दिया तो पी और क्यू का पैरेललोग्राम बदल गया, तो रिजल्टेंट इधर चला गया। समझ रहे क्या क्या हो रहा है? ये है प्रैक्टिकल अवेयरनेस अपने पढ़े हुए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एंड फार्मूले के, कि हो क्या रहा है भैया एग्जैक्टली। अब देख 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 देख, अब मैं पी को उतना ही रखता हूं, पी को उतना ही रखता हूं, क्यू को बढ़ा देता, क्यू को बढ़ा दिया। अब क्यू को मैंने बढ़ा दिया, पी को इतना ही रखा, तो पी और क्यू का पैरेललोग्राम बना, ये पैरेलल लाइन यहां निकलेगी टक 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 टक, और इसको पैरेलल लाइन यहां पे आएंगे ट्र ट्र। और ऐसा करने के बाद भैया ये नया रिजल्टेंट इधर गया ट्र, यानी तुम्हारा रिजल्टेंट का एंगल अभी इस बार इतना हो गया अल्फा। यानी समझ रहे क्या, तुम्हारा पी छोटा बड़ा कर दिया तो भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर 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 कहीं पर भी जा सकती, कहीं पर भी जा सकती, कहीं पर भी जा सकती। तो पी और क्यू की वैल्यूज बदलने से रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी कहीं पर भी जा सकती। इवन इतना ही नहीं कि अगर ये पी है और ये क्यू है, इनका पैरेललोग्राम ऐसा आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा अल्फा। अब इस बार पी और क्यू की वैल्यू नहीं बदलूंगा, पी और क्यू की वैल्यू नहीं बदलूंगा, पी उतना ही रखूंगा, क्यू उतना ही रखूंगा, लेकिन क्यू और पी के बीच में का एंगल बदल दूंगा। ये पहले इतना थीटा था दोनों के बीच में, अब मैंने थीटा इतना कर दिया। अब देख नया पैरेललोग्राम कैसे निकला, इसकी पैरेलल यहां बनेगी, इसकी पैरेलल यहां बनेगी। सो देख सकते हो क्या तुम्हारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर चला गया, यह इधर चला गया। पहले इतना बड़ा था, अब ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन इतना सा आया अल्फा। मतलब पी और क्यू की मैग्नीट्यूड, पी और क्यू की डायरेक्शन में से कुछ भी बदला तो रिजल्टेंट अपनी हालत जो अपनी जो पोजीशन चेंज कर देगा डायरेक्शन वाइज, इवन मैग्नीट्यूडली भी बदल देगा, कुछ भी बदल जाएगा। मतलब तुमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया,
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, लेकिन साथ में एग्जामिनेशन में बोलते कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यानी ओनली मैग्नीट्यूड निकालने से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता भैया, तेरा डायरेक्शन भी निकालना पड़ता। यानी आर का फॉर्मूला तूने फाइंड आउट किया, वैसे ये अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा, ये अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो 2 मिनट का बात है, एकदम आसान है। बोलेंगे सर इतना पांचट था, लगा नहीं हमको। अल्फा अगर निकालना है तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो। अल्फा अगर निकालना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा का फार्मूला लिख दो भैया। tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा लिख दे। tan अल्फा का फार्मूला आपको बचपन से नहीं 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट तेरा CD है, एडजेसेंट तेरा OD है, CD बाय OD। सो tan अल्फा इज इक्वल टू CD बाय OD, CD बाय OD। और CD के जगह CD रहने दो, और OD के जगह OA प्लस AD कर दो, OA प्लस AD कर दो, OA प्लस AD कर दो भैया। कर दिया सर, और क्या करना है बोल, इधर ध्यान दे। tan अल्फा इज इक्वल टू, अब मैं देखो आगे क्या करने वाला हूं, CD तुम्हारा Q साइन थीटा है, CD तुम्हारा ये अपोजिट साइड है, Q के अपोजिट साइड ये थी तुम्हारी Q साइन थीटा, याद अगर होगा तो ये है तुम्हारी Q साइन थीटा है, CD की अपोजिट साइड। और अपॉन में क्या है, ये OD यानी OA प्लस AD। तो OA तुम्हारा कौन है, P है, OA तुम्हारा P है, और AD तुम्हारा Q cos थीटा है। तो OA तुम्हारा P है, और OA तुम्हारा P है, OA तुम्हारा P है, और ये AD जो तुम्हारा OA प्लस AD में का AD जो तुम्हारा है वो Q cos थीटा है। तो tan अल्फा का आंसर तुम्हारा है Q sin थीटा 1P प्लस Q cos थीटा। इसको tan अल्फा को मैं अल्फा अगर लिखूंगा तो tan इनवर्स में आएगा, और tan इनवर्स में अगर आया तो क्या आएगा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है ये वाला फॉर्मूला, इंजीनियरिंग में जाओगे तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। बस इतना ही फायदा होगा, इंजीनियरिंग में जाने के बाद तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर आने के बाद ये वाला तुम कैलकुलेटर से निकालोगे ये आंसर, फिर ये भी कैलकुलेटर से निकालोगे अल्फा tan इनवर्स करके। लेकिन इंजीनियरिंग में जाने के बाद हमने कैलकुलेटर पे भी कुछ R&D की है, कुछ ऐसे फंक्शन वहां पे ढूंढ निकाले कि सिर्फ 15-20 बटन दबा के ये 2 आंसर निकालने के बजाय सिर्फ 2 बटन दबा के ये दोनों आंसर वैसे कैसे निकालते हैं। वो कभी जरूरत पड़ी तो बाद में मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा कि एक ही साथ में कैलकुलेटर की स्क्रीन पे R भी आ जाएगा, थीटा भी आ जाएगा, R भी आ जाएगा, थीटा ब्रैकेट में आएगा, ऐसा ब्रैकेट में आएगा R एंड थीटा, R एंड थीटा, R एंड थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। R का भी आंसर, थीटा का भी आंसर डायरेक्ट निकालें। पोलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जैसी चीजें बाद में पढ़ेंगे, तो वो कैलकुलेटर के फंक्शन के शॉर्टकट्स कैसे यूज करना है वो बात की बात है। अभी आपको कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन योर एग्जामिनेशन। अभी तो आपके भैया कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू यूज, यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन ओनली एंड दिस इक्वेशन ओनली। क्या आप दोनों इक्वेशन एक साथ आ गए तो भूल तो नहीं गए, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? चलो बताओ 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 मेरे को, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला किसको किसको याद है? R इक्वल्स टू, बोलो मेरे साथ, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। बोलो मेरे साथ, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। ओके, और दूसरा अल्फा का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ, अल्फा का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। याद रहेगा क्या? ठीक है, अल्फा का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा। सुनो सुनो सुनो, नहीं याद रहता याद मत करो, इधर ध्यान दो। ये ट्रायंगल आपका है, ये ट्रायंगल है, सो आपको अल्फा का फार्मूला लिखना है तो tan इनवर्स में तो आएगा ही अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। Q sin थीटा, ये Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। हो गया भैया, बन गया। तो ये जो 2 फार्मूले हैं बने अपने, ये इतने इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या बताओ। और ये आपको अच्छे से कल नोट्स में फेयर करना है, और रफ में ये फार्मूला डेरिवेशन जो मैंने पढ़ाया वो 2 बार राइटिंग करना है इसका रफ में, और कल होमवर्क वाले जो नंबर दिए उस पर भेजना है, कंपल्सरी 2 बार करना है। अब सुन ले, मैंने ये जो एक्सप्रेशन पढ़ाया है, अब इसकी रिवीजन देख कैसी लेता हूं। बोलेंगे सर और क्यों अभी 10 मिनट लगाओगे? रिवीजन मेरी गिन के घड़ी लगा लेना, गिन के मैं ये रिवीजन 60 सेकंड के अंदर कैसी करता हूं देख, 60 सेकंड के अंदर। बोलेंगे सर चैलेंज, यस चैलेंज, 60 सेकंड के अंदर। देखिए आप ही करो, धड़ाधड़ आप ही को बता रहे हैं। अभी मैंने पढ़ाया, आप मेरे को पढ़ाओ, अब आप मेरे को पढ़ाओ। सुनो इधर,
ये फोर्स का नाम जल्दी बोल पी, ये फोर्स का नाम बोल क्या, क्यू। इनके दोनों के बीच में क्या एंगल, थीटा। इसकी पैरेलल लाइन यहां पर, इसकी पैरेलल लाइन यहां पर, दोनों के बीच में से क्या निकला, रिजल्टेंट। ये वाले एंगल का नाम बोल अल्फा। इसको एक्सटेंड कर दिया, ऊपर से परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ऊपर से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एंगल बोले तो ये एंगल यानी कितना, थीटा भैया। फिर ये क्यू अगर है, ये क्यू अगर है तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये क्यू है, हाइपोटेन्यूस है ये, तो क्यू के अपोजिट साइड का नाम क्यू साइन थीटा। और क्यू के एडजेसेंट साइड का नाम कितना, तो क्यू कॉस थीटा। हो गया। और एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, बड़े से राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। सो बड़ा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसे पाइथागोरस थ्योरम लिखने जा रहा, ओसी स्क्वायर, ये ओ ए बी सी और ये डी पॉइंट था, ओसी स्क्वायर में लिखता हूं डायरेक्ट, ओसी स्क्वायर इज इक्वल ओए स्क्वायर, सॉरी ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। बट ओडी को मैं ओए प्लस एडी लिखूंगा, ओए प्लस एडी लिखूंगा, सही है। तो ओसी स्क्वायर इज ओए प्लस एडी का होल स्क्वायर करूंगा, ओए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओए एडी प्लस एडी स्क्वायर एंड प्लस सीडी स्क्वायर। लेकिन आखिरी की दो टर्म है, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर एसी स्क्वायर होता है, मैं आखिरी के दो टर्म को यहां पे एसी स्क्वायर लिख दूंगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दिया भैया, शॉर्टकट में लिख दिया। अब देखो ओसी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ओसी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ओए यानी क्या, पी स्क्वायर, ये ट्वाइस ओए यानी क्या, फिर से पी, एडी यानी क्या, क्यू कॉस थीटा, और एसी यानी क्या, क्यू स्क्वायर, यानी आ गया तेरा क्यू स्क्वायर, यानी तेरा फार्मूला बन चुका है, फटाफट बन गया। मेरे को लगता है तो 60 सेकंड भी नहीं लिए मैंने, उससे भी कम समय में बनाया। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। चलो उसके बाद tan alpha is equal to अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है, क्यू साइन थीटा, और अपॉन एडजेसेंट कितना है, तो p प्लस क्यू कॉस थीटा, p प्लस क्यू कॉस थीटा। और फिर अल्फा इज इक्वल टू मैं कर दूंगा tan इनवर्स। हो गया यार दोनों फार्मूले। मुझे लगता है मैं दोनों फार्मूले 60 सेकंड के अंदर बना दिए शायद, आई डोंट नो, मैंने गिना नहीं टाइम, लेकिन आप देख लो कितना फास्ट हो गया। कुछ भी नहीं है, एकदम चिल्लर, एकदम बेसिक है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार पूरा फेयर में लिखोगे, 2 बार उसका राइटिंग करोगे, क्योंकि ये 11th की एग्जामिनेशन में पूछते हैं, आपका वहां पे मार्क्स नहीं कटना चाहिए। बाकी एंट्रेंस को पढ़ने के लिए ये 2 फार्मूले कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब ये 2 फार्मूले को कैसे कैसे घुमाता हूं मैं अलग अलग तरीके से, वो देखते रह जाओ सिर्फ तुम। अभी ये 2 फार्मूले को कैसे कैसे घुमा के कैसे कैसे डेंजरस क्वेश्चन में बना के देने वाला हो, वो तुम अभी देखो। इतना ही आसान नहीं है, अभी अब एंट्रेंस में घुसेंगे थोड़ा थोड़ा। अब देखना इनका यूज कैसे होता है, एकदम बेसिक चीजें पढ़ने वाले इसमें, जो आगे के सारे चैप्टर के काम में आएंगी। इसको लेकर, दोनों को मेनली इसको लेकर, ये अल्फा में तो कोई वेरिएशन नहीं है, बट इसको लेकर बहुत कुछ पढ़ना है भैया, इसको भी लेकर बहुत कुछ पढ़ना है, इसको भी लेकर बहुत कुछ पढ़ना है। समटाइम्स नहीं, अल्फा जो है ना 90 डिग्री हो जाता, अल्फा 90 डिग्री हो गया बोले तो tan 90 इनफाइनाइट हो गया, और tan 90 अगर इनफाइनाइट हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, और डिनोमिनेटर 0 हो गया मैंने p प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू 0। अब p प्लस क्यू कॉस थीटा के लिए यार एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट यानी 0 होता है, सॉरी एनीथिंग अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट होता है। tan 90 यानी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अगर हुआ तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, और इसको 0 होना पड़ा, p प्लस क्यू कॉस थीटा को 0 होना पड़ा, तो क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस p हो जाएगा। ये सब कहां पे काम में आएगा और कहां पे लगेगा वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे। चलो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का, इस फार्मूला का यूज और किस तरीके से कहां पर होने वाला है और कैसा याद उसे रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब इधर ध्यान दो, सुनो। अगर बोलते हैं 2 वेक्टर की सम करो, मतलब ये मान लो वेक्टर अभी a है और वेक्टर अभी ये b है, उनकी सम करो, यानी सम करो टू फाइंड वेक्टर सम ऑफ 2 वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस से जो फॉर्मूला बना के दिया, r इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा, मेरे हर बच्चों को याद होना चाहिए जितना मुझे याद है। r इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा जो फार्मूला मैंने बना के दिया, वो फार्मूला सिर्फ 2 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के काम में आएगा। कितने?
सिर्फ दो वेक्टर का तीसरा वेक्टर अगर आ गया तो ये फार्मूला तुम्हारा कोई काम का नहीं। सिर्फ दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए काम में आएगा r इज इक्वल टू अंडर ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा। और तो और कंडीशन ये भी है कि वो दो वेक्टर जो है जिसके बीच में ये फार्मूला आप लगा रहे हो वो दो वेक्टर कॉन्करेंट होना चाहिए। अरे यार साहब ये कॉन्करेंट क्या है सर? ये कॉन्करेंट वेक्टर होना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से निकलना चाहिए, एक ही पॉइंट से निकलना चाहिए और उनके बीच में का एंगल यहाँ पे कॉमन एंगल, मतलब ये यहाँ पे एंगल दिया रहना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर मान लो एक रॉड है और ये रॉड पे अगर एक फोर्स यहाँ पर है और दूसरा फोर्स अगर यहाँ पर है, इनके बीच में आपका ये फार्मूला लगेगा नहीं। सो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन there are two vectors meeting at a point, single point, concurrent vectors बोलते हैं उनको, concurrent forces बोलते हैं, concurrent vectors बोलते हैं जो एक जगह से निकलते हैं ऐसे। दूसरी बात, ये दोनों वेक्टर के बीच में ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा वाला फार्मूला लिखने के पहले ये थीटा आप तभी यूज करेंगे उस फार्मूला के अंदर अगर ये दोनों वेक्टर अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहे होंगे, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर आपको गलती से भी कभी ऐसा प्रॉब्लम अगर दिया 5 न्यूटन और ये अगर आपको दिया होगा 4 न्यूटन और इनके दोनों के बीच में का एंगल अगर 30 डिग्री दिया होगा या 60 डिग्री दिया होगा तो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा यानी 30 डिग्री ये वैल्यू पुट करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया नहीं होगा? हो गया नहीं होगा? जो बच्चे के ऑब्जर्वेशन सुपर स्किल्ड है, जो बच्चों के ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, परफेक्ट है, ध्यान देने में फोकस जिनका है वो बताएंगे। बोला ये वाले प्रॉब्लम को अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p, इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, तो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos 30 यूज होगा कि नहीं होगा? बोल, होगा कि नहीं होगा? बोल, ये फार्मूला से रिजल्टेंट निकलेगा या नहीं निकलेगा? बोल। अर्पित ने सही आंसर दिया, अनुश्री ने सही आंसर दिया, चेतन ने गलत दिया, अर्पित ने सही आंसर दिया, वेदांत ने शायद, मुझे पता नहीं वो पहले वाला आंसर है या अभी वाला आंसर, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट हिज आंसर, बट बहुत लोगों ने गलत दिया, बहुत लोगों ने सही दिया। वेदिका ने सही आंसर दिया, तो इस पे ये बिल्कुल ये वाले प्रॉब्लम पे ये फार्मूला बिल्कुल सूट नहीं करता, बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे आप। क्यों अप्लाई नहीं करेंगे? तो आपने देखा होगा मेरे प्रॉब्लम जो दिया रूल तोड़ दिया है मैंने रूल तोड़ दिए। भैया एक फोर्स बाहर है और एक फोर्स अंदर है, एक फोर्स बाहर है तो एक फोर्स अंदर है, तो इसको ये प्रॉब्लम को ये फार्मूला नहीं लगेगा। बोले सर फिर सॉल्व कैसे कर रहा? आपने तो बोला सर दो वेक्टर एक जगह तो मिल रहे, एक जगह मिल रहे, भले ही एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है, लेकिन मीटिंग पॉइंट तो उनका सेम है, उसको तो फार्मूला लगेगा नहीं बोल रहे सर। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करा? देख भैया सॉल्व कैसे करना बता रहा हूं। ये जो वेक्टर है वो जैसे कि बाहर जा रहा है उसको रहने दो, बट ये वेक्टर अंदर आ रहा है तो ये एंगल थीटा यहां पे गलती से भी यूज नहीं होगा। क्या करना? सिंपल सी बात, सिंपल, इसको बाहर खींच लो इसको बाहर एक्सटेंड कर दो, ये जो अंदर आ रहा था पॉइंट पे इसको बाहर खींच लो। बाहर खींचने से क्या होगा? अगर ये 180 डिग्री है पूरा स्ट्रेट लाइन का, ये 30 डिग्री है, तो 180 में से अगर ये 30 गया तो बचा हुआ ये 150 डिग्री रहेगा। इसको बाहर खींच लो, सही बात है अनुश्री। तो ये 150 डिग्री हो गया, 30 गया 180 में से तो 150 हो गया। और अब इसको मिटा दो, अब ये भी बाहर ये भी बाहर, मीटिंग पॉइंट भी सेम, यानी रूल फॉलो हो गया, रूल फॉलो हो गया, अरे रूल फॉलो हो गया। फिर क्या करेंगे? ये 150 डिग्री आप यहां पे लिख देना और इससे सॉल्व कर लेना। इससे सॉल्व जैसे ही करोगे आपका प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। समझ रहे क्या ट्रिक करनी है, कहां पे फंसना नहीं है, कहां पे गलती नहीं करनी है, कहां पे ट्रिक यूज कर रहे हैं, समझ रहे बात को? इस तरीके से भैया ये प्रॉब्लम को अपन टैकल करेंगे अभी। लेकिन यार मैं कुछ पढ़ाने वाला और था, कुछ अलग ही ट्रैक पे हम चले गए। पहले अपन जो इंपॉर्टेंट उस चीज को देख लेते हैं, बाद में ये फालतू की बातें तो होती रहेंगी। वो तो न्यूमेरिकल जैसे जैसे मैं होमवर्क में दूंगा गलतियां होती जाएंगी, डिफिकल्टी आती जाएंगी, मैं सॉल्व करते जाऊंगा। सर ये नहीं समझा सर कैसे करना, सर वो नहीं समझा सर कैसे करना, तब मैं ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। अभी पहले सुनो। टू फाइंड द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर की कौन सी सम? वेक्टर सम करनी है दो वेक्टर की, तो वो कैसी की जाती है? एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना भैया? थीटा है। दोनों की वेक्टर सम करने के लिए उसका रिजल्टेंट रहता है आर। उस रिजल्टेंट को अपन बोल सकते हैं ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए प्लस बी ऐसा भी लिखा जाता है, वेक्टर ए प्लस बी। अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर 5 न्यूटन है और इसकी वैल्यू अगर मान लो 3 न्यूटन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है क्या? ए प्लस बी नहीं, पढ़ने में भी बहुत फर्क है। ए प्लस बी नहीं, गलत पढ़ा आपने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
वेक्टर है प्लस वेक्टर बी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, एक की 5 है दूसरे की 3 है, यानी ये 8 अगर आया तो पूरा सत्यानाश तुमने कर दिया है। ध्यान में रखो, पूरा सत्यानाश तुमने कर दिया है, पूरा सत्यानाश तुमने कर दिया है। 5+3 जिंदगी में कभी कर नहीं सकते। ये 5+3 तुम्हारे स्केलर सम है जो आप 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते रहे। 5 और 3 8, 5 और 3 8, ये सम कौन सी सम है, स्केलर सम है बेटा। ये 5+3 8 यानी स्केलर सम है, ये वेक्टर सम नहीं है, ये वेक्टर सम नहीं है। वेक्टर सम कुछ और होती है, और वेक्टर सम इन्हें a प्लस बी नहीं, वेक्टर है प्लस वेक्टर बी, वेक्टर है प्लस वेक्टर बी, और उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी अभी पढ़ाया है। सही बोला है अनुश्री तूने, और वो फॉर्मूला है मेरा क्या, क्या है मेरा फॉर्मूला, बोल कौन बताएगा, कौन बोलेगा, बोल क्या लिखो है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। सही है, बिल्कुल गलत। बोले सर अब क्या हो गया, अरे भैया वो p प्लस क्यू का था, अब मैंने इसका नाम a और b रखा, अब a और b रखेंगे तो भी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही लिखेंगे क्या, अब तुम्हें लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। अरे यार वो पी और क्यू ही थोड़ी ना पकड़ के बैठेंगे, कभी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी आएगा यार। ये का फॉर्मूला में ए प्लस बी अगर आया तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा रहेगा। और मेरे को भैया कौन बताएगा कि अगर इसका अल्फा लिखने की अगर नो बताए तो tan इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या था याद है क्या, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा था। तो यहाँ पे क्यू के जगह ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा क्यू है, तो क्यू साइन थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा, बी साइन थीटा आएगा, बी साइन थीटा अपॉन पी, पी नहीं आएगा, पी के बदले कौन आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा जैसा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन सारे फार्मूला की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैकेनिक्स पक्का होना चाहिए मेरे दोस्तों। इतना आपको लिखना है, इसको अच्छे से पक्का करना है। कल इसके ऊपर कि मैं एक से एक जबरदस्त न्यूमेरिकल लूंगा, न्यूमेरिकल थोड़ी सी बैंड बजाएंगी, तुम्हें टेंशन मत लेना, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओके चलो, मेरे वीडियोस प्लीज शेयर करो, अपने दोस्तों को मेरे फीडबैक प्लीज शेयर करो, फिर दोस्तों